वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। अगर आपको सफलता पानी है तो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। सफलता के लिए आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियरिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, आप ये कहिए आप फंडा लगा करके, ट्रिक लगा करके पढ़ लेंगे तो वैसे ही फंडा एग्ज़ाम में जा करके अंडा दे देता है। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब हमारी बॉडी में क्या चीज़, हमारी बॉडी में लगातार बाबू क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। इस CO2 को हमको बाहर करना है और इसके बदले में इसको क्या पहुंचाना है, O2 देना है। तो जो CO2 बाहर जा रहा है, O2 अंदर आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम देखेंगे कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो कैसे रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो कैसे रहा है, यानी कि कुल मिला करके हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम समराइज करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, तो ये हमारा लंग्स है। ठीक है, लंग्स है, ये हमारा एटमॉस्फियर है। क्या है ये, एटमॉस्फियर है, लंग्स है। लंग्स में भी बाबू क्या है, ये एल्वियोलाई है। क्या है ये, एल्वियोलाई है। और यहाँ पर सपोज कीजिए कोई टिश्यू है। टिश्यू का मतलब कोई भी किडनी ले लीजिए, हार्ट ले लीजिए, लीवर ले लीजिए, या पैर की कोई मसल्स ले लीजिए, ठीक है, या ब्रेन ले लीजिए, ये टिश्यू है। ओके, अब एटमॉस्फियर में लगातार ऑक्सीजन गैस किसके पास आएगी, इंस्पिरेशन करेंगे तो इंस्पिरेशन के थ्रू किसके पास जाएगी, ये लंग्स के पास जाएगी। लंग्स में एल्वियोलाई से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कहाँ पर भेज दिया जाएगा, टिश्यू के पास। ठीक है, तो टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंच गया। और आपको पता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर लगातार टिश्यू में क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, जिसको हमें बाहर करना है एक्सपायरेशन के थ्रू। तो CO2 कहाँ पर जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में। CO2 जो है लंग्स में जाएगा, लंग्स के एल्वियोलाई में जाएगा, एल्वियोलाई से वो फिर से उसको छोड़ दिया जाएगा, कहाँ पे, एटमॉस्फियर में छोड़ दिया जाएगा। तो ये देखिए एक्सचेंज ऑफ गैस, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि O2 जो है एटमॉस्फियर से टिश्यू की तरफ मूव कर रहा है और CO2 टिश्यू से एटमॉस्फियर की तरफ मूव कर रहा है। ओके, ठीक। अब देखिए ये कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो प्राइमरली डिपेंड अपॉन, सबसे पहले डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन प्रेशर ऑफ गैस। किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ गैस और कंसंट्रेशन ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। या तो वो अपने पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा या वो अपने कंसंट्रेशन ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा। पहली बात तो इससे ये चीज़ निकल के आ रहा है। पहली बात का ये मतलब नहीं कि पहली बात ये जो दो टिक्कम चलती है। ओके, तो अगर हम प्राइमरली डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस और द कंसंट्रेशन ऑफ गैस की बात करें तो कोई भी गैस अपने हाई पार्शियल प्रेशर से अपने लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती है। पहली बात ये हो गया, ठीक। दूसरी बात किस पर डिपेंड करेगा, दूसरी बात डिपेंड करेगा ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पर। किस पर डिपेंड करेगा, ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पर डिपेंड करेगा। यानी कि ये हो गया थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अब मान लीजिए ये कोई डिफ्यूज़न बाउंड्री है। क्या है ये, कोई डिफ्यूज़न बाउंड्री है, ठीक। सपोज कीजिए इधर एल्वियोलाई है। क्या है ये, एल्वियोलाई है। और इधर हमारा ब्लड है। क्या है ये, ब्लड है। और ये बीच में एक क्या पड़ा हुआ है, मेम्ब्रेन पड़ा हुआ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पड़ा हुआ है। अब एल्वियोलाई में ढेर सारा ऑक्सीजन आ गया। क्या आ गया, ढेर सारा ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। और इधर ब्लड है, ब्लड में भेजना है इसको, ठीक है। अब देखिए कि अगर ये मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिक होगा, क्या होगा, अगर ये मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिक होगा तो उतने अमाउंट में
O2 नहीं जा पाएगा जितने अमाउंट में हमारी बॉडी की डिमांड है। इसीलिए नेचर ने क्या किया, इस थिकनेस को बहुत कम किया। क्या किया, इसके चौड़ाई को बहुत कम किया, मोटाई को बहुत कम किया। वेरी वेरी थिन, क्या चीज़, वेरी वेरी थिन, ताकि बड़े ही आसानी से O2 डिफ्यूज़ कर जाए। तो ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पर भी डिपेंड करता है। जो थर्ड पॉइंट है जिस पर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पर डिपेंड करता है। जो जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा ब्लड में, वो उतना ही तेज़ी से उसका क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। ठीक है, यानी कि अरे भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, क्या कोई भी गैस बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, और आपने पढ़ रखा है कि अगर SPM लगा दें, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन लगा दें, अगर इसका कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्युबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, तो कोई अपने क्या डिफ्यूज़न में क्या होगा, ये तो डिफ्यूज़न है, अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी। तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। क्या क्या, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस या कंसंट्रेशन ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, कौन जितना ज़्यादा घुला हुआ है। आपको पता है कि जो सॉल्युबिलिटी होता है, क्या चीज़, जो सॉल्युबिलिटी होता है, वो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो CO2 का मच मोर देन होता है O2 से। ठीक है, CO2 की सॉल्युबिलिटी O2 से ज़्यादा होती है। कितने टाइम्स, 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है। ओके, 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है CO2 की सॉल्युबिलिटी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की यानी कि CO, ऐसे मत बना दीजिएगा CO, तो कोबाल्ट हो जाएगा। दोनों इक्वल साइज़ के CO, कार्बन और ऑक्सीजन, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी होती है, किसकी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी होती है, वो 200 से लगा करके 250 टाइम्स मोर सॉल्युबल होती है। ओके, इसकी कहानी बाद में बताएंगे, अभी इतना जान लीजिए कि कौन कितना ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन किस पर डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है ये। अब ये 3 फैक्टर जानने के बाद अब देखिए कि एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कहाँ पर कितना प्रेशर है और इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो ये देखिए, हमने एक एल्वियोलाई को बना दिया। सपोज़ कीजिए ये एक एल्वियोलाई है। क्या है ये, एक एल्वियोलाई है। यहाँ कहाँ से निकाला होगा हमने, ये हमारा लंग्स है, ये लंग्स है। ठीक, यहाँ पर बहुत सारे एल्वियोलाई हैं यहाँ पर, ये देखिए बहुत सारे एल्वियोलाई। एक एल्वियोलाई को हमने यहाँ पर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एक एल्वियोलाई को निकाल लिया। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि एल्वियोलाई जो होगा, ठीक है, एल्वियोलाई जो होता है ये थिन मेम्ब्रेन का बना होगा कि थिक मेम्ब्रेन का बना होगा, क्योंकि यहाँ से डिफ्यूज़न होना है, इसके आगे ऑक्सीजन आएगा, इसके आगे रास्ता ब्लॉक है। तो ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, यानी कि थिन होनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है, ये एक मान लीजिए एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है एक, ये हो गया आपका एल्वियोलाई। ठीक, अब इसमें आ रहा होगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा, कोई कैपिलरी ले जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलर कैपिलरी। तो ये देखिए इसके पास से कोई गुजरी होगी एल्वियोलर कैपिलरी। कौन सी कैपिलरी, अरे ये डायफ्राम मत समझ लीजिएगा, ये एल्वियोलर कैपिलरी है, एल्वियोलर कैपिलरी है। ठीक, अब इसमें क्या जा रहा होगा, RBC। भाई ब्लड में RBC तो पाया जाता है, ये RBC इसमें से मूव कर रही है। ठीक, और इनके बीच में क्या चीज़, इनके बीच में जो है, इनके बीच में ये देखिए फ्लूइड लाइक ग्राउंड मैट्रिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लूइड लाइक ग्राउंड मैट्रिक्स पाया जाता है, जिनमें एयर घुल करके क्या, ये एल्वियोलर कैपिलरी की तरफ मूव कर जाएगी। यानी कि जैसे मतलब O2 यहाँ पर आया, O2 आपका इसमें
आपके फ्लूइड में घुल जाएगा। फ्लूइड से ये घुलने के बाद तुरंत डिफ्यूज़ हो जाएगा किसमें, एल्वियोलर कैपिलरी में। और जो यहाँ पर लगातार CO2 बन रहा है, कहाँ पर CO2 बन रहा है, ये हमारे जो टिश्यू में बन रहा है, वो ब्लड के माध्यम से आएगा, मीडियम से। CO2 इस फ्लूइड में मूव कर जाएगा और फिर से ये फाइनली किस में मूव कर जाएगा, लंग्स में मूव कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पर डिफ्यूज़न बाउंड्री है, तीन लोग मिल करके बना रहे हैं। कौन कौन, एक तो एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन, जो बाबू ये एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन होता है कुछ इस तरीके का होता है। जब हम आपको एपिथीलियम टिश्यू पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे एक स्क्वैमस एपिथीलियम। क्या पढ़ाएंगे, स्क्वैमस एपिथीलियम, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ये सब टाइप ऑफ एपिथीलियम होते हैं, ठीक, सिंपल एपिथीलिया। तो वहाँ पर पढ़ाएंगे ये बना होता है स्क्वैमस, अभी जान लीजिए, स्क्वैमस एपिथीलियम की बनी होती है, ठीक है, स्क्वैमस एपिथीलियम की बनी होती है। और ये बीच में जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बेसमेंट, ठीक है। जैसे दो ईंटों की चिपकाने के लिए हम अपने घर में क्या यूज़ करते हैं, मसाला का यूज़ करते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं, तो वही ये सीमेंट है जो दोनों को चिपकाए रखने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेसमेंट, बेसमेंट सब्सटेंस। क्या बोल दिए, बेसमेंट सब्सटेंस। फ्लूइड लाइक होता है, ग्राउंड मैट्रिक्स होता है जो दोनों को चिपकाए रखने का काम करता है, तो बेसमेंट सब्सटेंस। और ये वाला क्या हो गया, एल्वियोलर कैपिलरी हो गई। यानी कि जो डिफ्यूज़न बाउंड्री बन रही है वो तीन लोग मिलाकर बना रहे हैं स्क्वैमस एपिथीलिया ऑफ किसका, एल्वियोलाई का, और एल्वियोलर कैपिलरी ऑफ ब्लड, और कौन, बेसमेंट सब्सटेंस बीच में, ठीक। अच्छा, एल्वियोलर कैपिलरी जो होती है वो आपका ये भी एक तरीके का स्क्वैमस एपिथीलियम ही होता है, लेकिन ये विसरल आर्गन है। क्या है, विसरल आर्गन। विसरल आर्गन का मतलब इंटरनल आर्गन, ठीक है, जो हमारे पूरे बॉडी में गई हुई है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथीलियम तो ये भी है लेकिन नाम बदल दिया गया खाली, ठीक है। अरे मैं ही हूँ, ठीक, लेकिन मैं अपने भाई के लिए भैया हूँ और अपने मम्मी के लिए बेटा हूँ तो वही ना, तो वही बात, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो, ठीक। तो यहाँ पर है तो ये स्क्वैमस एपिथीलियम, लेकिन यहाँ पर इसको एंडोथीलियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको एंडोथीलियम बोला जाता है। और एंडोथीलियम भी ऐसे ही सेल की बनी होती हैं, स्क्वैमस की ही बनी होती हैं, ठीक। तो ये तीन डिफ्यूज़न बाउंड्री आ गई। और आपको आश्चर्य होगा इस बात का कि ये तीनों मिल करके सोचिए थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कितना होता है, लेस दैन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। अगर हम 1 मिलीमीटर आपको दिखाएं, आप सोचिए 1 मिलीमीटर कितना होता है। जो हमारी छोटी वाली स्केल आती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15, ठीक, सपोज़ कीजिए 15 उधर हो गया। यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये 15 सेंटीमीटर की होती है। आप सोचिए एक सेंटीमीटर यहाँ तक है और 1 सेंटीमीटर में 10 खाने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। और एक खाना जो छोटा वाला खाना होता है इसी को हम लोग बोलते हैं 1 मिलीमीटर बोलते हैं। तो सोचिए 1 मिलीमीटर जो है इतना, ठीक है, ये तीनों मिला करके इतनी पतली सी मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन बहुत कम होती है। अगर हम आपको दिखाएं स्केल में, मेरे पास स्केल भी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक, 1 सेंटीमीटर है, इसमें देखेंगे 10 खाने हैं। तो जो पहली लाइन छोटी सी है और इसके बाद जो दूसरी वाली छोटी सी लाइन है, ये यहाँ तक जो छोटा सा ये डिस्टेंस है, इसी को 1 मिलीमीटर हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग 1 मिलीमीटर बोल रहे हैं, ठीक। तो ये हमने थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन समझाया आपको। अब देखिए कि ये डिफ्यूज़न होता कैसे है। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एल्वियोलाई एक बना दिया। ये देखिए, ये है एल्वियोलाई, लंग्स का पार्ट है, ये है एल्वियोलाई है, ठीक। अच्छा, ये बताइए एल्वियोलाई में क्या आ रहा होगा, ऑक्सीजन आ रहा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा होगा, इन्वायरमेंट से आ रहा होगा। ये क्या है, इन्वायरमेंट है।
इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस है, नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन भी जाएगा तो उसका, लेकिन नाइट्रोजन जाने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का ग्रेडियंट इधर मौजूद नहीं होगा तो नाइट्रोजन डिफ्यूज़न नहीं कर पाएगा। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड भी जाएगा इस एयर। भाई हमने क्या बताया प्रीवियस लेक्चर में हमने यही तो बताया, हम पूरा एयर इनहेल करते हैं, ना कि ऑक्सीजन थोड़ी फिल्टर करके ले लेते हैं, पूरा एयर अंदर जाएगा तो एयर में सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन खाली और खाली डिफ्यूज़ कौन करेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का ग्रेडियंट इधर प्रेजेंट होता है और किसी गैसेस का ग्रेडियंट प्रेजेंट नहीं होता है, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन गैस। ठीक, अब देखिए ये ऑक्सीजन गैस जो है पूरे बॉडी में भेजने के लिए यहाँ से कौन सा ले जाएगा? पाइप ले जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम हार्ट बना देते हैं। ये हो गया हमारा हार्ट। ठीक, अब देखिए ये लेफ़्ट वाला हार्ट है, इसीलिए हम इसमें क्या कर दिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये वाला हमारा जो है राइट वाला हार्ट है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आपको याद दिला दे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, क्या चीज़? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कहीं पर लिख लीजिए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हल्का सा ब्लू कलर का होता है, यानी कि पेल ब्लू कलर का होता है। ठीक है, हल्का सा ब्लू कलर का होता है, पेल ब्लू कलर का होता है। ओके, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर का हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पेल ब्लू कलर का होता है। इसीलिए आप जब आप डायग्राम में देखोगे, जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना होगा वहाँ वहाँ रेड कलर से बनाया होगा, और जहाँ जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लू कलर से आपके बना होगा। ओके, अब देखिए क्या होता है यहाँ से। अब यहाँ पर सपोज़ कीजिए यहाँ पर कोई टिश्यू है। क्या है ये? टिश्यू है। टिश्यू का मतलब कोई भी ऑर्गन है, लीवर, हार्ट, किडनी, कुछ भी है, उसकी ये सेल्स हैं। क्या है ये? उसकी ये सेल्स हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका हार्ट, ये हो गया टिश्यू। टिश्यू हो गया, ये लंग्स का पार्ट हो गया, ये वाला हार्ट हो गया, ये हो गया हमारा हार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है हार्ट से पाइप आई, कहाँ पर आएगी? लेफ्ट साइड में। ठीक, फिर यहीं से निकलेगी, कहाँ पर जाएगी? टिश्यू के साइड में जाएगी। टिश्यू के साइड में गई, जैसे ही टिश्यू से गुजरेगी ऑक्सीजन सारा का सारा कौन ले लेगा? टिश्यू। हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर आएगा। ठीक, राइट वाले में आएगा। ठीक, और राइट वाले से ही निकल करके, चलिए इधर से बना दे रहे हैं, राइट वाले से ही निकल करके ये पीछे की तरफ से होते हुए यहाँ पर आएगी। ठीक, ये देखिए अब जो है, अब यहाँ पर समझने की आप कोशिश कीजिए कि इन्वायरमेंट में हमारे, इस इन्वायरमेंट में हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, ठीक, 159 mmHg है। कितना है? आपको डाटा के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर में है 159 mmHg है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, 0.3 mmHg है। भाई मरकरी से नापते हैं ना, इसीलिए mmHg, Hg का मतलब मरकरी। तो ये दो डाटा आपको मिल गए एटमॉस्फेयर वाले। अब ज़रा यहाँ पर आइए एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में क्या होता है? एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है 104 होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो आपका होता है 40। कितना होता है? 40 होता है। ये देखिए, ठीक।
ये हो गया, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर जो है ये वाला, ये आपकी है पल्मोनरी वेन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये आपके लंग्स के बगल से गुजर रही है, लंग्स को ब्लड ले जा रही है, इसीलिए पल्मोन शब्द याद कीजिए कहाँ पर लिया जाता है, लंग से लिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये पल्मोनरी अगर वेन है तो ये क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी हो गया, ठीक। और ये वाली भी वेन है, इसको बोला जाता है सिस्टेमिक आर्टरी, और ये वाला हो गया सिस्टेमिक वेन हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पर सिस्टेमिक आर्टरी में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो होता है 95, कितना होता है वो 95 होता है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो आपके CO2 होता है वो होता है 40, ठीक। अब अच्छा ज़रा बताइए कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 159 है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर हमारे लंग्स में कितना है 104 है, तो ये अपने हाई पार्शियल प्रेशर पर है, ये अपने लो पार्शियल प्रेशर पर है। तो कोई भी गैस कहाँ से हाई से लो की तरफ मूव कर जाता है, तो ऑक्सीजन जो होगा 159, ठीक, 159 से 104 की तरफ मूव कर गया, ये देखिए मूव कर गया ना। क्या कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर पाएगा 0.3 से 40 है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उल्टे डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी हम खाली ऑक्सीजन का समझा रहे हैं, ऑक्सीजन का समझिए, 159 से ये 104 की तरफ मूव कर गया। अब देखिए जैसे ही 104 में मूव किया तो 104 इसमें भी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 104 इसमें भी होगा, यानी कि पल्मोनरी वेन में भी होगा। तो आपके 104 से यहाँ पे 104 ये आ गया, सॉरी 104 नहीं 95, इतना होगा आपका 95 होगा ब्लड पाइप, क्योंकि यही वाली यहीं से गई है 95। अब ये 104 है ऑक्सीजन, अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हो गया 95, तो ये आपके 104 से किधर की तरफ मूव कर जाएगा, किधर की तरफ मूव कर जाएगा 95, ये डिफ्यूज़न बाउंड्री की तरफ, बाउंड्री से मूव करेगा, ठीक, हमने डायरेक्ट ऐसे दिखा दिया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 95 है, तो ये एल्वियोलाई से कहाँ पे मूव कर गया, आपके पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से चला जाएगा हार्ट में, हार्ट से फिर ये सिस्टेमिक आर्टरी से 95 यहाँ पर भी है, सिस्टेमिक आर्टरी से होते हुए किसके पास पहुँच जाएगा, किसके पास, हमारा ये ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुँच जाएगा, ठीक है। ये सब ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन मिला कहाँ से इसको, यहाँ से डिफ्यूज़न होकर के मिला, ठीक। अब देखिए जो टिश्यू में होता है, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है वो आपके होता है 45, कितना होता है वो 45 होता है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो आपका 40 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जब जो ऑक्सीजन आ चुका है इसका पार्शियल प्रेशर कितना था 95 था, तो अब ये 95 से कहाँ पर मूव कर जाएगा 45, यानी कि अपने हाई से फिर अपने लो की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये फाइनली ऑक्सीजन कहाँ पर आ गया, हमारे टिश्यू में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे टिश्यू में आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर है CO2 का यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है 40, तो हमारा O2 वाला ऑक्सीजन वाला मकसद पूरा हो गया। ऑक्सीजन का मकसद पूरा करने का मतलब कि ऑक्सीजन हमको जहाँ पहुँचाना था हमने पहुँचा दिया, हमको टिश्यू के पास पहुँचाना था, टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुँचा दिया। अब हमको टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लगातार यहाँ बन रही है उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 है, ठीक है। और सिस्टेमिक वेन में देखिए, सिस्टेमिक वेन में भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है 40 होता है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की अगर हम वैल्यू देखें, किसकी, O2 की अगर हम वैल्यू देखें तो ये कितनी होती है, आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की वैल्यू 40 होती है, ठीक, 40 होती है, ठीक। और इसकी सॉरी यहाँ पे 45, ये कितना होता है आपका 45 होता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2,
यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है ये 40 होता है और ये जो आपका होता है 45 होता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना बताइए, यहाँ पर 40 है, ठीक। तो ये 40 यहाँ पर भी है इस वाले वेन में, ठीक है। तो ये इधर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, दोनों क्या हैं सेम कंसंट्रेशन पर हैं, मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 थोड़ा सा आपका कम होता है, किससे 45 से थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू टिश्यू। जो टिश्यू में CO2 बन रहा है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पर 45 है, यहाँ पर थोड़ा सा 45 से कम है, तो अपने हाई से अपने ये लो की तरफ मूव कर जाएगा CO2, ठीक। फिर CO2 कहाँ पर आएगा, आपके हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर होते हुए वो पल्मोनरी आर्टरी में, कहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में पहुँच जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी में जो है वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 45 है, और 45 से ये 40 की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने हाई से अपने लो की तरफ मूव कर जाएगा। और जैसे ही 40 की तरफ मूव किया, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ 40 है, ज़रा एटमॉस्फेयर में देखते हैं 0.3 है, क्या है 0.3, तो ये अपने हाई से अपने लो की तरफ बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा आप सिस्टमेटिक वे में देख रहे हैं कि कहाँ पर कितना प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग गैसेस मूव कर रही हैं, क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा समराइज़ करें, क्या करें, ज़रा इसको अगर हम समराइज़ करें तो हमने ये बताया आपको कि यहाँ पर मान लीजिए एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर है, इसमें क्या है एयर है। अब ये एटमॉस्फियर से ये गैस हमारे लंग्स के पास जाएगा, लंग्स में भी एल्वियोलाई के पास जाएगा, ठीक है, एल्वियोलाई के पास जाएगा। उसके बाद ये हार्ट में जाएगा, हार्ट से कहाँ पर जाएगा, ये टिश्यू में जाएगा, ठीक है। देखिए अब लंग्स में जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 104 mmHg होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो 40 mmHg होता है। ज़रा यहाँ पर आइए, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है 159 mmHg होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.3 mmHg होता है, ठीक। ज़रा हार्ट में आइए, हार्ट यानी कि सिस्टमिक और पल्मोनरी वेन से कंपेयर यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है 95 होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो 40 होता है, ठीक। और ज़रा टिश्यू में आइए, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है वो आपका 40 होता है, कितना होता है 40 होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है वो 45 mmHg होता है। ये सब mmHg में है, क्या है mmHg, प्रेशर किस में, mmHg में, mmHg, ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा आसानी से, वो तो डायग्राम के माध्यम से था, ये हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम समझा रहे हैं आपको, ठीक। देखिए कोई भी गैस हमने बताया अपने हाई से लो की तरफ जाता है, तो पार्शियल 159 है, यहाँ पर 104 है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मूव कर जाएगा, एटमॉस्फेयर से लंग्स के एल्वियोलाई में मूव कर गया। 104 से यहाँ पर हार्ट में 95 है, ठीक है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज में, तो ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। फिर 95 से ये अपने 40 की तरफ मूव कर जाएगा, कौन, ऑक्सीजन। सब कौन मूव कर रहा है, ये ऑक्सीजन मूव कर रहा है। अच्छा ये बताइए, अब आप कहेंगे सर एयर में भी तो CO2 भी तो एक नहीं मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, तो बाबू कैसे मूव होगा, 0.3 है, यहाँ पर 40 है, ठीक है, अपने लो से हाई की तरफ मूव थोड़ी होगा, प्रेशर अपने हाई से लो की तरफ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उल्टे डायरेक्शन में सोचिए, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 है, यहाँ पर 40 है, तो 45 से 40 की तरफ कौन मूव कर गया, CO2 मूव कर गया। फिर यहाँ 40 है, यहाँ पर 40 है, ठीक। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, जो 40 यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा लेस देन 40 होता है, क्या होता है, लेस देन 40 होता है। यह आप कह लीजिए कि यहाँ पर काम करता है कौन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, प्रेशर के साथ साथ
हमने बताया ना ग्रेडियंट भी काम करता है, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पर कम कंसंट्रेशन होता है, तो डिफ्यूजन अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, तो ये मूव कर जाएगा इधर की तरफ, मूव कर गया कौन, CO2। फिर ये 40 से किधर की तरफ मूव कर जाएगा, 0.3 की तरफ मूव कर जाएगा कौन, CO2। यानी कि कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हो कि O2 हमेशा एटमॉस्फियर यानी कि लंग से टिश्यू की तरफ मूव कर रहा है, और CO2 टिश्यू से हमेशा लंग की तरफ मूव कर रहा है। O2 की हमारे बॉडी में ज़रूरत है, CO2 को निकालना है, इसीलिए नेचर ने ऐसा व्यवस्था बनाया, ठीक। अब देखिए और भी कंडीशन क्या फेवर करते हैं लंग्स में, क्या चीज़, लंग्स में जो है आपका, लंग्स में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, और क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है लंग साइड में, ठीक है। लो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है, लो H+ कंसंट्रेशन, या कह लीजिए हाई pH, क्या, हाई pH, ये फैक्टर हैं, ठीक है। अच्छा, लो H+ हाई pH, इसका क्या मतलब हुआ भाई, H+ अगर घटेगा तो pH बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं pH बराबर होता है -log H+, ठीक है। H+ बढ़ाओगे वो भी किस में बढ़ेगा, माइनस में, तो pH घटेगा, ठीक है। एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लंग्स के साइड में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, लो टेम्परेचर होता है, और लो H+ या कह लीजिए हाई pH होता है। ये सब कंडीशन फेवर करते हैं हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को बाइंड करने को, ठीक है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने को, ओके। और टिश्यू साइड में, कहाँ पर, टिश्यू साइड में अगर आप देखेंगे तो इसके जस्ट उल्टा होता है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर लंग साइड में अगर लो टेम्परेचर है तो यहाँ पर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर होता है, ठीक, हाई टेम्परेचर। यहाँ पर लो H+ है तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, हाई H+ या लो pH, ठीक है, थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंट होता है। तो टिश्यू में भगवान ने ये टिश्यू साइड में लो हाई टेम्परेचर हाई H+ क्यों कर दिया यहाँ पर लंग, क्योंकि यहाँ पर लंग्स में उनको हीमोग्लोबिन के O2 के साथ बाइंड करवाना था, और टिश्यू में आपको पता है जब तक हीमोग्लोबिन डिटैच नहीं होगा तब तक उसको हमारे टिश्यू कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हाई टेम्परेचर कर दिया। हाई टेम्परेचर पर जो HbO2 बना था हीमोग्लोबिन के साथ, ये फिर से हीमोग्लोबिन और O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और O2 टिश्यू के द्वारा ले लिया जाएगा, और हीमोग्लोबिन फिर से नए ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए कहाँ पर चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। कुल मिलाकर के नेचर ने हमारे लंग साइड में ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए हाई पार्शियल प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो H+ दिया, और यहाँ पर टिश्यू साइड में डिटैच करवाने के लिए ऑक्सीजन को लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर और हाई H+ दिया, ठीक है। तो जितने भी फेवरेबल कंडीशन है वो ऑक्सीजन को टिश्यू की तरफ मूव करा रहे हैं, ठीक, और जितने भी फेवरेबल, और दूसरे वाले अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जितने भी फेवरेबल कंडीशन हैं वो आपके CO2 को टिश्यू से आपके लंग्स की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो ये आपका हेडिंग ख़त्म हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पॉइंट ख़त्म हो गया। इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तब तक आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा।